नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल 6 सेमेस्टर में तीसरा पाठ महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक निबंध गिल्लू गिलहरी की भाषा शैली कैसी है। तो इसका 8 नंबर का आ सकता है। गिल्लू संस्मरण की भाषा शैली, जहाँ भाव पक्ष किसी रचना की आत्मा है तो भाषा व शैली उस रचना का कलेवर होता है। जिस प्रकार आत्मा के विकास के लिए शरीर का होना आवश्यक है, उसी प्रकार रचना के भाव पक्ष की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उसकी भाषा और शैली का सुदृढ़ और उत्कृष्ट होना आवश्यक है। गिल्लू संस्मरण महादेवी वर्मा का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध निबंध है, जिसकी भाषा शैली निम्नलिखित है। पहले आती है भाषा। तो भाषा गिल्लू लेखिका द्वारा रचित एक ऐसा संस्मरण है जिसकी भाषा शुद्ध, सहज, भावानुकूल, साहित्यिक खड़ी बोली है। गिल्लू गिलहरी के जीवन की गाथा का वर्णन करते समय जहाँ उसकी भाषा अत्यंत सरल है, जैसे गर्मियों में जब दोपहर में मैं काम करती रहती तो गिल्लू बाहर जाता, न अपने झूले में बैठता, हुआ मेरे निकट रहने के साथ ही गर्मी से बचने के लिए सर्वथा नया उपाय निकाल लेता था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। दूसरा गुण है शब्द भंडार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो गिल्लू संस्करण में लेखिका ने मुख्य रूप से तत्सम और तद्भव शब्दावली का ही प्रयोग किया है, जो उनकी चिर परिचिता शब्दावली है। पूरे संस्मरण में तत्सम तद्भव शब्दों के अतिरिक्त लिफाफे आदि एकाध उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो शब्द भंडार के उदाहरण दृष्ट हैं। जैसे कभी मैं गिल्लू को पकड़कर इस लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे सिर के अतिरिक्त सारा गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रह करके उसकी चमकीली आंखों में मेरे कार्यकलाप देखता रहता। अगला है वाक्य विन्यास। जैसा कि पता है कि वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। गिल्लू संस्मरण में लेखिका का वाक्य विन्यास अधिकांश सतलों पर कुछ जटिल हुआ, परंतु सहज और रोचक है। लेखिका ने मिश्रित वाक्यों का भी प्रयोग किया। अर्थ की दृष्टि से उनके अधिकतर वाक्य साधारण हैं और उनके वाक्य विन्यास का एक उदाहरण है, सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता था, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना तो उसे ओले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछ करके घावों पर पेनिसिलिन की मरहम लगाया। बिम। अगला है बिम शब्द। बिम क्या है? बिम का अर्थ है वह छवि या इमेज जो किसी रचना के पढ़कर किसी के मानस में उभरती है। बिम की दृष्टि में गिल्लू संस्मरण में लेखिका के इंद्रिय शाब्दिक अनुभूति बिंबों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो जैसे 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी थी। तो एक इमेज सी प्रकट कर देता है, ये हमारे सामने इमेज सी प्रकट कर देता है। अगला है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, विद्या, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति का कार्य शब्द के अर्थ को सुनने और पढ़ने वाले तक पहुंचना है। गिल्लू संस्मरण में भी वैसे ही तो कुछ सतलों पर लेखिका ने लक्षणा शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। अधिकांश सतलों पर उन्होंने गिल्लू की गाथा अभिधा शब्द शक्तियों में ही कही है। जैसे मेरा काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी है, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई थी। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा बच्चा है, घोंसले से गिरकर वह कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। अगला है शैली। शैली होती है ढंग या तरीका। तो महादेवी वर्मा किसी रचना की भाषाई पक्ष के अंतर्गत शैली का बड़ा महत्व होता है। शैली
वह तरीका या ढंग होता है जिसके माध्यम से कोई लेखक अपनी बात कहता है। गिल्लू संस्मरण का प्रश्न लेखिका ने अपनी बात मुख्य रूप से वर्णनात्मक में कही है। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई जाती थी, पर उसका मुंह खुल न सका था। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क जाती थी। इस प्रकार इसकी क्या है, ये भाषा शैली है। अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है, जो संस्मरण होते हैं, हिंदी संस्मरण के विकास में महादेवी वर्मा का स्थान को निर्धारित कीजिए। जो संस्मरण था वह द्विवेदी युग से आरंभ हुआ है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से इसका आरंभ हुआ था। हिंदी संस्मरण के विकास में महादेवी वर्मा का स्थान। हिंदी भाषा साहित्य में संस्मरण विद्या का आरंभ द्विवेदी युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ माना जाता है। हिंदी में संस्मरण विद्या का आरंभ सरस्वती पत्रिका में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण अनुमोदन का अंत से हुआ माना जाता है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर आदि उसके संस्मरण साहित्य की वृद्धि की है। सरस्वती के विभिन्न अंकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त राम कुमार खेमका, जगत बिहारी सेठ और पांडुरंग खान खोजे, प्यारेलाल मिश्र, खुशी प्रसाद जायसवाल और जगन्नाथ खन्ना, भोले दत्त पांडे आदि द्वारा निम्नलिखित संस्मरण लिखे गए हैं। जैसे राम कुमार खेमका के द्वारा इधर उधर की बातें, और जगत बिहारी सेठ के द्वारा मेरी बड़ी छुट्टियों का एक सप्ताह, और पांडुरंग खान खोजे के द्वारा वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन। तो ये इनके संस्मरणात्मक थे। इससे संस्मरणों का आरंभ हुआ था। तो शीर्षक प्रकाशित हुए हैं। आलोच्य युग में प्रकाशित उपयुक्त अधिकांश संस्मरण प्रवासी भारतीयों के द्वारा लिखे गए थे। प्राय सभी का अभीष्ट भारतीय पाठकों को पश्चिम रीति रिवाज, दर्शनीय सतलों आदि से परिचित कराना था। यही कारण था कि इनकी शैली के अनेक सतलों पर निबंधात्मक हो गए हैं। पुस्तककार के रूप में प्रकाशित संस्मरण साहित्य की दृष्टि से हरिओद के संस्मरण सबसे पहला माना जाता है। इस युग में उल्लेखनीय करती है। इस पुस्तक पर वेणी माधव का नामोल्लेख के रूप में किया गया, किंतु इस कृति के निवेदन से यह ज्ञात होता है कि इसके लेखक कौन है, बालमुकुंद गुप्त है। हरिओद के संस्मरण किसका है, बालमुकुंद गुप्त का है। आगे है, द्विवेदी युग के पश्चात छायावादी युग में संस्मरण और रेखा चित्रों की पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है। रेखा चित्रों में पर्याप्त परिणाम से रचना की गई है। जब तक संस्मरणों का संबंध है, पूर्ववर्ती युग के समान विवेचय युग में पत्र पत्रिका ने ही इनकी श्रीवृद्धि में सर्वाधिक योग दिया है। सरस्वती में राम कुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, रामनारायण मिश्र, भगवान दुबे आदि विद्वानों ने अनेक वर्णन विवरणपरक भावात्मक शैली में रोचक ढंग से रूपायित किए हैं। इन्होंने अनेक यात्रामूलक होते हैं कि यात्रा के दौरान जाते समय उसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना। यात्रामूलक संस्मरण प्रकाशित हुए हैं, जिनमें देश विदेश के जीवन के विविध पक्षों और दर्शनीय स्थलों का प्राकृतिक सौंदर्य की वर्णन विवेचनापरक भावात्मक शैली के रोचक ढंग से रूपायित किए हैं। इस युग में विशाल भारत पत्रिका थी, सुधा थी, माधुरी में भी ये संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। आचार्य रामदेव, अमृतलाल चतुर्वेदी, बनारसी दास, मंगलदेव प्रभृति लेखकों ने इन पत्रिकाओं के लिए क्रमशः स्वामी श्रद्धानंद, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, पदम सिंह शर्मा से संबंधित जीवनी परक संस्मरणों की रचना की है। सुधा में प्रकाशित इलाचंद्र जोशी, मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियां, वृंदावन लाल कृत कुछ संस्मरण का उल्लेख रचनाएं हैं। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के अतिरिक्त
इस अवधि में संस्मरण के कतिपय संकलन भी प्रकाशित हुए हैं, जिसमें शिवराम पांडे, श्रीराम मनमोहन गुप्त और शिव नारायण टंडन आदि द्वारा रचित मदन मोहन से संबंधित कुछ पुरानी स्मृतियां, शिकार, क्रांति युग के संस्मरण, झलक आदि। इनमें से अंतिम कृति हरिओद की है। झलक किसकी है? हरिओद के जीवन के कुछ स्मृतियां दी गई हैं। बाबू विष्णुराव फराडकर द्वारा संपादित हंस में प्रेमचंद स्मृति अंक है। ज्योतिलाल भार्गव के द्वारा संपादित साहित्यकारों के संस्करण इसी युग में उल्लेखनीय रचना है। और आगे आ जाता है, आलोच्य युग में संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की एक नई विद्या का प्रचलन हुआ, जिसके विकास में श्री राम शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी और महादेव वर्मा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्री राम ने क्या लिखा था? जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं, बोलती प्रतिमा। जो जंगली जीवों का शिकार होता था, उनकी याद में उन्होंने ये संस्मरण लिखे थे। और आगे हैं, लेखक ने भूमिका में इस कृति को संकलित रचनाओं में लेख, स्केच और कहानियां माना है। ये निसंकोच कहा जा सकता है कि इन कृतियों का अधिकांश रचना, स्केच और रेखाचित्र ही हैं। भाई जगन्नाथ इस संकलन के सर्वश्रेष्ठ रचना है। ग्रामीण जीवन से इनके पात्रों का संकलन करते हुए उनके सुख दुख, त्याग, तपस्या आदि ओजस्वी शैली में जीवन चित्र प्रस्तुत करने में शर्मा जी ने कमाल हासिल कर लिया था। बनारसी दास चतुर्वेदी और महादेव वर्मा के संस्मरण रेखाचित्र केवल पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। चतुर्वेदी जी ने संतों और समाज सेवियों, देश सेवकों और साहित्यकारों से संबंधित अनेक संस्मरण रेखाचित्र लिखे, जिसका प्रकाशन विशाल भारत और अन्य समकालीन पत्रिकाओं में हुआ है। उनका विशेष बल व्यक्ति के गुणों का उद्घाटन पर रहा है। व्यक्तित्व के दुर्बल पक्षों पर उनका ध्यान नहीं गया है। श्यामगिरी की वैसी कल्पना मूलक कलात्मक अभिव्यक्ति भी उनके यहाँ नहीं मिलती, जो महादेवी के प्रतिनिधि संस्मरणात्मक रेखाचित्र रामा, बिंदा, साबिया, बिट्टो, घीसा आदि में सुलभ। ये सभी रचनाएं आगे चलकर पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई हैं। छायावाद आगे चलकर छायोदोत्तर काल में संस्मरण व छायोदोत्तर संस्मरणात्मक रेखाचित्र के विकास में महादेव वर्मा ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। महादेव वर्मा ने समाज के दीनहीन और शोषित व्यक्तियों के कथ्य के रूप में चुनकर भारतीय समाज का जीवन चित्र प्रस्तुत किया है। उनके संस्मरणात्मक संवेदनशील हैं, भावुक हैं और कल्पना कवि हृदय और कलात्मक अभिव्यक्ति का अपूर्व उत्कर्ष देखने को मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में महादेव वर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हिंदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य की श्रीवृद्धि महादेव वर्मा ने अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, समरेखा और मेरा परिवार में रेखाचित्र संग्रह है। इनको संस्मरण भी कहा है। महादेव वर्मा की रचनाओं की विद्या के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनमें निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई भी संज्ञा दी जा सकती है। अधिकांश विद्वानों ने संस्मरणात्मक रेखाचित्र मानते हैं। इनके संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्ति, दीनहीन नारियों और साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण अत्यंत मार्मिक रूप से किया है। अपनी संवेदना की कवितापूर्ण शैली के माध्यम से मूर्त कर देने में इन्हें विशेष कौशल प्राप्त है। ये साहित्यकार होने के साथ साथ चित्रवर्ती भी हैं। फलस्वरूप उनके रेखा चित्रों में चित्रोपमा का गुण अनायास ही समाविष्ट हो जाता है। तो महादेव वर्मा के संस्कृत के विषय की जैसी विविधता देखने को मिली है, निरंतर दुर्लभ है। उनके संस्मरणों में मानवीय पात्रों को ही नहीं, मानवेतर प्राणी, पशु पक्षियों का भी विशिष्ट स्थान है। उनके संपर्क में दीनहीन असहाय के अतिरिक्त उनके जीव परिवार में हर सदस्य, चाहे वह सोना कौन थी, हिरणी थी, नीलकंठ मोर था और गोरा गाय थी, नीलू कुत्ता था, गिल्लू गिलहरी, हर प्राणी के संस्मरणात्मक निबंधों का उल्लेख है। संस्मरणात्मक के तत्वों पर भी खरे उतरते हैं। वास्तव में महादेव वर्मा ने संस्मरण साहित्य में प्रीतम योगदान दिया है। प्रवृत्ति संस्मरण लेखक
इस योगदान के लिए उनके चिरऋणी हैं।